हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 75 सॉल्व करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 में विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाया गया है। मतलब ये विधायन सत्ता जो है उस पर नियंत्रण लगाता है। इसमें होता ये है कि ये जो उपबंध है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, पहली बात तो जो कानून बनाए गए हैं उसके समक्ष उसको जो है समान रूप से देखा जाए या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे अनुच्छेद 14 कहता है कि जो कानून है उनके जो है मतलब उनमें जो समान संरक्षण सबको दिया गया है, वैसे ही मतलब वो संरक्षण जो है वो सभी को दिया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन सा हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति होगा, चाहे वो नागरिक हो देश का या फिर कोई विदेशी हो। इसका जो ये जो अधिकार है वो सब पर लागू होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश यहाँ पे जो दिया गया है के संबंध में किया गया है। यानी यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे हमें फिल करना है कि ये जो अपराध है वो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के संबंध में किया गया है या किसी समुदाय के सदस्य में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में ये जो अपराध है वो किया गया है। इसमें है क्या? इसमें देखिएगा सेकंड ऑप्शन इसका सही है, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसकी जो धारा 12 है उसके तहत ये कहा गया है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई अगर कृत्य जो मतलब व्यक्ति है, जो कृत्य है वो अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, अगर मतलब ये जो अपराध है वो अस्पृश्यता के आधार पर अगर किया गया है, तो अगर ऐसा जो अपराध है वो अनुसूचित जनजाति के सदस्य के संबंध, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीधा अगर अस्पृश्यता का शब्द कहीं पे भी आया है, ठीक है, कि अपराध अस्पृश्यता से संबंधित है, तो वो अनुसूचित जनजातियों के जो कोई सदस्य होगा उसी के साथ ही ऐसा अपराध हुआ होगा। ठीक है, तो क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति में जो लोग आते हैं उन्हीं के लिए ही, उन्हीं के साथ ही अस्पृश्यता, जो छुआछूत वगैरह जो चलता था उन्हीं के साथ ही चलता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से अधिक, यानी सारे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। तो उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, ठीक है, उसके अनुसार जो निजी भवन है उनके ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का एक प्रतीक है, यानी कोई भी अपने निजी भवन पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार। पहले ये होता था कि जो मतलब कि जो सरकारी जो भवन होते थे खाली वहीं पे झंडा फहराने का अधिकार था लोगों को। ठीक है, लेकिन अब फिर क्या हुआ कि जो है अब जो है ये हर एक जो नागरिक है उसका एक मौलिक अधिकार कर दिया गया है कि वो अपने निजी भवन पर झंडा फहरा सकता है, राष्ट्रीय झंडा जो है। ठीक है, लेकिन आज भी जो गाड़ियों पे जो झंडा लगाने का जो वो है वो आज भी सिर्फ उन्हीं लोगों को, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और जो है मतलब उपराष्ट्रपति, मतलब जितने भी जो अधिकारी लोग हैं, जितने भी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं और वो भी अधिकारी वाले, वही लोग ही खाली राष्ट्रीय झंडे को अपनी गाड़ियों में लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आम नागरिक को इसका अधिकार नहीं है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। ऑप्शंस हैं उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें क्या था, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य की जो वाद था, इसमें 1993 में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की खंड 4 के अनुच्छेद 45 को, संविधान का जो खंड 4 है उसका जो अनुच्छेद 45 है उसको खंड 3 के अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। इसी प्रकार मतलब कि इसी के ही आधार पर जो शिक्षा के अधिकार है उसको भी मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया। तो ये जो कार्य क्षेत्र जो बढ़ाया गया है वो इसी के ही आधार पर उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश जो वाद था उसी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए आ और बा अनुच्छेद और उनके जो मतलब अनुच्छेद में जो बात कही गई है वो दिया गया है। तो आ में देखिए अनुच्छेद 23 प्रतिबंध, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो क्यों है इसे हम लोग देख लेते हैं। पहले तो देखिए इसमें जो अनुच्छेद 29 है उसकी बात की जा रही है। सबसे पहले जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद, ये जो यहाँ पे बोला गया है अनुच्छेद 29 जो युग्म गलत कहा गया है, वो क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ये अनुच्छेद 29 में नहीं बल्कि ये 30 में है। ठीक है, जबकि जो अनुच्छेद 29 में है उसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों की हित जो है उसके संरक्षण से संबंधित है, कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हित से संबंधित है अनुच्छेद 29। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत होगा। और जो यहाँ पे दिया गया है कि जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के जो प्रतिषेध है उससे संबंधित है। ठीक है, और फिर इसके बाद अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की जो मतलब प्रबंध की स्वतंत्रता है उससे संबंधित। तो यहाँ पे बाकी सारे सही हैं, बस अनुच्छेद जो 29 है वो यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि यही सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है मनरेगा दर हर परिवार की कम से कम एक सदस्य, मतलब यहाँ पे हर होना चाहिए, खैर हर परिवार की कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कौन, मनरेगा। ठीक, कारण क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है, कि भाग 3 में रोजगार के अधिकार के बारे में कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये ए सही है परंतु आर गलत है, क्यों है ये आइए देख लेते हैं एक बार। कथन और कारण दोनों में क्या चीज़ कही गई। पहली बात तो कथन में जो कहा गया है कि मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है ये मनरेगा, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था। ठीक है,
ये जो योजना है ये बताती है, ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष, हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी जो अकुशल मजदूरी है उसको करने के लिए थे। मतलब मजदूरों को ये जो है ये एक प्रोवाइड कराते हैं, रोजगार प्रोवाइड करती हैं, जबकि उनकी मांग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही बात कही गई है। कारण में कहा गया है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो संविधान का जो रोजगार का जो अधिकार है वो भाग 3 में नहीं बल्कि भाग 4 में कहा गया है। इस वजह से ये गलत है भाग 4 के अनुच्छेद 41 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है संविधान निम्न में से किसको शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ऑप्शंस देखिए, बच्चों की, स्त्रियों की, जनजातियों की या दलितों की। अपना सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 2 3, मतलब 1 2 और 3, केवल 2 3 और 4। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि 1 में बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, ये 3 वाला यहाँ पे सही है। क्यों सही है ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो केवल 1 2 और 3 है। वो क्यों है? क्योंकि संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पे दलित शब्द का जो संविधान में, इसका दलित शब्द जो है उसका उल्लेख नहीं, क्योंकि दलितों को ही जनजातियों में रखा गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? यहाँ पे 4 लोग हैं, AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से बताना है। ठीक है, कि A B C और D, A B C, A B और D और B C और D। तो इनमें हमें ये बताना है कि स्वर्ण सिंह समिति जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य इसमें हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, A B और D। A B और D में देखिए, A में है AR अंतुले, B में है SS रे, A B और D CM स्टीफन। सबसे पहले वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। ठीक है, कि संवैधानिक जो सुधार हैं वो मतलब किए जाएं। तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति जो थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके जो अध्यक्ष थे उनके साथ साथ 12 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, तो उपयुक्त जो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन सब में जो AR अंतुले हैं और SS रे हैं और CM स्टीफन हैं, ये तीनों ही इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हरिदेव जोशी जो है वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, और लास्ट में है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये यहाँ पे सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि परमादेश जो है वो एक रिट है। ठीक है, जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही जारी करता है। ये जो रिट है ये सिर्फ जो मौलिक अधिकार है अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तभी ये जारी होती है। मौलिक कर्तव्य लोगों के लिए सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी जो है के रूप में लाया गया था, उसके रूप में उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आरोपित की गई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसके लिए प्रशासन है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शंस में लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A,
लोक चुनावों में मतदान करना, मतदान करने की जो प्रोसेस है ये हमारे जो मूल मौलिक कर्तव्य हैं उनमें नहीं आती, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में सीधा यही कहा जाता है कि आप पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए कि जो भी आपके इर्द गिर्द मतलब आपके द्वारा जो चीज़ सही हो सकती है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बेस पे कि अगर पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा मतलब बढ़ेगी, बैलेंस में बना रहेगा, ठीक है, तो इससे पर्यावरण मतलब दूषित होने से बचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कोई लाइब्रेरी है या कोई मतलब कि कोई मोन्यूमेंट वगैरह कुछ भी है तो उसकी सुरक्षा करना, ये भी हमारा जो है कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान, संविधान में जो जो बातें की गई हैं उनका उल्लंघन नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आती हैं। लोक चुनाव में मतदान करना ये सब इसमें नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करिएगा जब भी आपका कंबाइंड टेस्ट हो तो प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, ठीक है। हमें भी पता चलता रहेगा कि हमारी मेहनत मतलब हम जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ फल मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।